धन्यवाद और आभार आनंद मेरी भाई। और बीच में जो ये बाधा आई, इस बाधा के लिए क्षमा प्रार्थी मैं तारीफ करता हूं आप सबका कि थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद आप सब लोग जिस अनुशासित ढंग से मैं देखता हूं दूर दूर तक बैठे हैं, बाहर भी लोग खड़े हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अभी मैं, जैसा कि बाकी साथियों ने बताया कि जब मैं दिल्ली से चला था तो मैं ये सोचता हुआ चला था कि दिल्ली में तो हमने बात की, दिल्ली के लोगों ने बात को समझा भी और दिल्ली के लोगों ने दिल्ली को बदला भी, लेकिन क्या जो बात मैं दिल्ली में कर रहा था, जो बात दिल्ली के लोगों ने समझा, क्या मैं छत्तीसगढ़ में जाकर लोगों को यह समझा पाऊंगा कि ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई क्यों जरूरी है। लेकिन जब मैं आपके बीच में आया और आज जब मैं आप सबको देखा तो अब मैं आश्वस्त हूं कि छत्तीसगढ़ में भी बदलाव आएगा और इस बदलाव की जो केंद्र बिंदु होगी वो आप सब लोग होंगे, आप सभी मातृशक्ति होंगे। किसी का एक शेर था कि तेरी माथों पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो कितना अच्छा होता। अब मैं आपको एक कहने भी आया हूं कि अब वक्त आ गया है, अब पीड़िता नहीं नायिका बनो। ये नायिका बनने का वक्त है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, या आज पिछले 20 दिन से मैं छत्तीसगढ़ के एक एक कोने में जा रहा हूं, लगभग 5000 किलोमीटर में चल चुका हूं। बस्तर के सुकमा बीजापुर से लेकर सरगुजा के रामानुजगंज तक में गया और आज आपके बीच में हूं। केवल मैं ही नहीं, हमारे साथ बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं, हमारे बहुत सारे नेतागण लगातार मेरे साथ चल रहे हैं, दुर्गा दीदी लगातार मेरे साथ चल रही। तो ये जो एक एक दिन, एक एक घंटे जो मैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर बात कर रहा हूं, ये बात केवल इसलिए जरूरी है कि 22 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए। इस 22 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए तो लोग आए, गरीब को समाधान देने के लिए कोई नहीं आया। और जब मैं आप सब लोग यहां बैठे तो मुझे लगता है कि आज ये विमर्श करने का भी वक्त है। कई बार आप सब लोग मान लेते हैं कि ये गरीबी मेरी बदकिस्मती है, मेरी किस्मत खराब है कि मैं गरीब हूं। लेकिन आज मैं बात आप सबको कहने आया कि अब ये कहना बंद कर दीजिए, आपकी गरीबी आपकी बदकिस्मती नहीं है, आपकी गरीबी सरकार और नेताओं के साजिश के कारण है। अगर ये सरकार, ये नेता आप सबके लिए काम करता तो ये गरीबी नहीं आती। और जब सरकारों ने 75 साल में साजिश करके गरीब को और गरीब बनाता गया, अमीर और अमीरी होता गया, तो अब ये वक्त आ गया जब मैंने आपको कहा कि पीड़िता नहीं नायिका बनो, तो मैं आपको ये कहने आया हूं कि जागो और ये साजिश करने वाले लोगों को नष्ट नाबूद कर दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीबी विरासत में मिल रही है। अगर आपके पिताजी गरीब थे तो आप गरीब होंगे, आप गरीब हैं तो आपके बच्चे गरीब होंगे। ये गरीबी विरासत में इसलिए मिल रही है
चूंकि सरकार ने साजिश रची, कोई करोड़पति अरबपति बन जाता, अरबपति वाली क्या पति बन जाता है, चूंकि सरकार उसके साथ मिलकर लूट रहा है। तो अब ये विरासत में गरीबी नहीं आएगी, इसके खिलाफ आवाज उठाने का वक्त है। और जब मैं कह रहा हूं कि ये गरीबी विरासत में मिली और कैसे मिलती जा रही है, तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? सरकार का क्या काम था? सरकार का यही तो काम था कि अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले। अगर आप गरीब हैं तो आपके घर के लोगों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार ले। अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों की रोजगार की जिम्मेदारी सरकार ले। अगर आप गरीब हैं तो सरकार की सारी सुविधा पहले गरीबों का हक है उसको मिलना चाहिए। जरा सोचिए 75 साल में सभी सरकारें अगर अपने गरीब के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दिया होता, रोजगार की व्यवस्था कर दिया होता, इलाज की व्यवस्था कर दिया होता, तो क्या गरीबी दूर नहीं होती? तो क्यों साजिश हुई या नहीं हुई? अगर आजादी के बाद ही कोई गरीब होता तो उनके बच्चों को रोजगार दे दिया जाता तो गरीबी विरासत में नहीं मिलती। मैं अभी आ रहा था, हमने बाबा साहब को माल्यार्पण किया। बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। बाबा साहब ने जब ये संविधान लिखा तो बाबा साहब ने सबसे पहले गरीबों की पीड़ा को संविधान में लिखा। बाबा साहब ने यह कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपकी, जो मैंने पहले कहा कि आपके बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार ले, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार ले, रोजगार की जिम्मेदारी सरकार ले। बाबा साहब ने सारी बातें संविधान में लिखा। 75 साल हो गए देश की आजादी का, 74 साल हो गए गणतंत्र का, लेकिन बाबा साहब के उन सपनों को किसी सरकार ने साकार नहीं किया। आज बाबा साहब जहां कहीं भी होंगे उनकी आत्मा रो रही होगी कि हमने तो ये संविधान सबसे पहला हक हमने गरीबों को दिया था, फिर सत्ता में बैठे लुटेरे बनकर कैसे अमीरों के लिए काम करने लगे। लेकिन एक बात का मुझे गर्व है कि जिस पार्टी का मैं हिस्सा हूं या आप सब लोग हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस पार्टी की सरकार दिल्ली में है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है। दिल्ली में गरीब के बच्चों को भी वही शिक्षा मिलती है जो महंगे प्राइवेट स्कूल में मिलता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके घर के लोगों की इलाज की जिम्मेदारी सरकार की है और वो प्राइवेट अस्पताल से बेहतर इलाज मुफ्त कराएगी, सरकारी जिम्मेदारी सरकार ले रही है। तब मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल बाद ही सही कोई तो सरकार आया जो बाबा साहब के उन सपनों को साकार कर रहा है। तब मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई बाबा साहब के उन सपनों को साकार करने की भी है। ये लड़ाई आज छत्तीसगढ़ के हर अंतिम व्यक्ति की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, ये उसकी भी है। लेकिन ये लड़ाई तभी जीती जाएगी जब इस लड़ाई का आवाज आप सब लोग बनेंगे, जब इस लड़ाई की अगुवाई आप सब लोग करेंगे। दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता जो सरकार ने 72 साल व्यवस्था बनाई, अगर ऐसी व्यवस्था चलनी है इससे बदतर होना है तो मुझे लगता है कि समाज का दिशा बदल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं व्यवस्था को बदलना है तो अब एक मौका है। ये मौका इसलिए कि पहले भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की सरकार यहां बनी, सरकारों ने केवल लोगों को लूटा, आपके पास विकल्प भी नहीं था, आप करते तो क्या करते। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के तौर पे एक विकल्प है
अगर आपने आम आदमी पार्टी को विकल्प बनाया तो गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। कई बार अगर सरकार कुछ मदद कर दिया तो उसको लगता है कि मैं खैरात दे रहा हूं। आप भी मान लेते हैं कि हाँ ये एहसान है। ये खैरात एहसान नहीं, आपका संवैधानिक अधिकार है। आज मनरेगा में 200-300 रुपया वो भी समय से नहीं मिलता। वो 300 रुपये देकर सरकार समझती है कि हमने अपनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लिया, और उसके आड़ में करोड़ों की लूट सरकार करती है। एक बात बताइए, दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन देती है। यहां कितना मिलता है? कितना मिलता है? 350 या 300। अब समझिए कि मैं खाली तुलना बता रहा हूं कि वहां 2500 पेंशन, अगर घर में 2 बुजुर्ग हैं तो 5000 रुपये पेंशन का। वहां पे 18 साल से ऊपर 1000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। 4 महिलाएं 4000 रुपये ऐसे आ जाएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त है, 2000 बिजली का भी ले लीजिए। 11000 रुपये हर महीने यही सरकार देती है, और उसमें भी पढ़ाई की व्यवस्था मुफ्त, इलाज मुफ्त। आप देखिएगा आपके घर के आधे खर्चे या तो बच्चों को पढ़ाने में जाता है या घर के लोगों को इलाज में जाता है। केवल ये 2 काम सरकार जिम्मेदारी से कर देती, आपकी आधी कमाई कहीं ही हो जाती थी। 70 साल में किसी सरकार ने ना तो स्कूल बनाया ना अस्पताल बनाया। तो आज दिल्ली की जनता ने एक वोट किया तो उसको 12,000 रुपए की मदद हो रही है। क्या आपने वोट किया तो 300 रुपए वो भी समय से नहीं मिल पाता। तो अगर दिल्ली में 12,000 रुपए बचत हो रही है तो गरीब ऐसे गरीबी से बाहर निकलेगा, और उसके बच्चे जब पढ़ लेंगे तो जीवन में आगे भी बढ़ेगा। दिल्ली के लोगों का एक वोट और आज के लोगों का एक वोट में क्या फर्क है? संविधान में सबके वोट का अधिकार बराबर ही है, सबके वोट का महत्व एक ही है। लेकिन वहां तो पैसे 12,000 बच रहे महीने का, यहां आपको लूटा जा रहा है। क्या फर्क है दोनों में? क्योंकि वहां एक ईमानदार सरकार है और यहां एक बेईमान सरकार है। यहां भी सरकारें अगर ईमानदार बन जाए तो यूं 12,000 रुपए की वृद्धि ही हो सकती है। तब मैं आपको कहने आया हूं कि आपको जो फायदे दिल्ली में मिल रहे हैं वो फायदे यहां भी मिले, इसके लिए थोड़े से आपको डर लेना पड़ेगा, थोड़े से घर से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़े से लोगों को समझाना पड़ेगा। कई बार हम मानते हैं कोई जीते कोई हारे, मेरा क्या। आज दिल्ली के लोग यही सोचते हैं कि कोई जीते कोई हारे, मेरा क्या। तो ये बिजली मुफ्त नहीं आता, ये पानी मुफ्त नहीं आता। ये आज इस साल 1200 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में इंजीनियर डॉक्टर बने हैं, नहीं बनते। आज सबको इलाज मुफ्त मिल रहा है, नहीं मिलता। दिल्ली में महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त है, नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आपके वोट से चीजें बदलती नहीं है, बदलती है। लेकिन कई बार हम अपने वोट के महत्व को समझ नहीं पाते, तो एक एक घर जाकर लोगों को उनके वोट की ताकत को समझाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि चुनाव का वक्त आएगा, नेता फिर आएंगे। पिछली बार भी 36 वादे कांग्रेस की सरकार ने किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, फिर वादे करेंगे। और उनको ये लगेगा कि चुनाव तो हम जीत जाएंगे। उनको पता है कि चुनाव का वक्त आएगा तो धर्मों की लड़ाई लड़ा दो, जाति की लड़ाई लड़ा दो धर्म लड़ जाएगा। फिर कहेगा मैं तुम्हारे धर्म का नेता हूं, मुझे वोट कर दो। फिर आप नहीं पूछेंगे मेरे बच्चों की शिक्षा का क्या, मेरे रोजगार का क्या, मेरे घर में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उसके इलाज का क्या। तो इसीलिए अब यह भी ध्यान रखना है कि चुनाव के वक्त कोई नेता आकर के आपके बीच धर्मों की लड़ाई न लड़ाए, जाति की लड़ाई न लड़ाए। अरविंद केजरीवाल जी 2020 में चुनाव लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा कि अगर हमने काम किया है तो वोट करना, अगर हमने आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिया है तो वोट करना, अच्छे अस्पताल बनाया है तो वोट करना, अगर हमने आपके बच्चों को रोजगार दिया है तो वोट
करना, अगर हमने काम नहीं किया है तो वोट नहीं करना। मैं कहता हूं है हिम्मत तो कह के दिखाए भूपेश बघेल जी कि हमने काम किया है तो वोट करना, लोग औकात बता देंगे। तो कोई जाति का वास्ता दे, धर्म का वास्ता दे, समझो सबसे नकारा आदमी हुआ, उसने कोई काम नहीं किया। अगर काम करेगा तो काम गिनाने आएगा, जाति धर्म गिनाने नहीं आएगा। तो इस बार का चुनाव छत्तीसगढ़ के बच्चों की भविष्य बेहतर हो, इसके लिए आप सबको लोगों एक एक घर जाना पड़ेगा, एक एक घर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा। मैं आप सबको एक वादा करता हूं कि अगर आप सब लोगों ने केवल इस लड़ाई को एक एक घर तक पहुंचा दिया तो नवंबर के चुनाव में बदलाव आएगा, और वो बदलाव छत्तीसगढ़ के नए निर्माण का होगा, बल्कि बच्चों के नए भविष्य के निर्माण का होगा। क्योंकि लोगों किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर आप कहें कोई कांग्रेस को करता हो, बीजेपी को वोट करता हो, उनको भी कहना क्योंकि 75 साल से तुम अपने अपने पार्टी के नेताओं को वोट किया, तुमको क्या मिला? तुम्हारा नेता लुटेरा निकला और गाली तुमको पड़ रही है। तो आप किसी नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले इसके लिए वोट करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर दिल्ली में बिजली मुफ्त है तो चाहे कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी नेता हो, सबके लिए मुफ्त है। आज अगर दिल्ली में इलाज मुफ्त है तो सभी पार्टी के नेताओं के लिए भी मुफ्त है। अगर वहां पे शिक्षा अच्छा है, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो उनको कहो कि अब आपके घर के लोगों को भी अच्छा इलाज हो पाए, बिना इलाज के कोई ना मरे, इसके लिए वोट करो। अगर आपके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए वोट करो। अपने बच्चों को अच्छे रोजगार मिले, इसलिए वोट करो। अपने नेताओं की ईमानदारी करना बंद कर दो, ताकि एक एक घर में लोगों को समझा। तो आज मैं दिल्ली से चलकर आपको यही कहने आया हूं कि दिल्ली के लोगों ने बदला। हम सबकी औकात नहीं थी कि कोई हमें विधायक या सरकार बना दे। दिल्ली की एक एक जनता ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो हमारी लड़ाई है, कि नहीं केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं, लड़ाई को हम लड़ेंगे। पंजाब में सरकार बना, पंजाब के लोगों ने कहा कि हाँ ये लड़ाई मेरी है, और पंजाब के लोगों ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाई। तो दिल्ली में इतिहास बना, पंजाब में इतिहास बना। तो मैं कहने आया हूं कि छत्तीसगढ़ में आपकी अपनी इस लड़ाई को आपको खुद लड़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को बदलना पड़ेगा। अगर छत्तीसगढ़ के लोगों ने बदलाव की वोट किया तो जो इतिहास दिल्ली में या पंजाब में जा रहा है वो इतिहास छत्तीसगढ़ में भी होता जा सकता है। ये मैं निवेदन करने के लिए आपके बीच। तो इसीलिए अब ये वक्त आ गया है, ये वक्त ये धरती क्रांति की धरती रही है, ये काशीराम जी की प्रयोग की धरती रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जो बदलाव की बयार बह रही है, उस बयार का जो केंद्र बिंदु होगा वो अकल तारा होगा, वो जांजगीर चांपा होगा। आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि आप सब अपने हक की लड़ाई लड़ो। आप सब लोग अपने बच्चों की बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ो। आप सब लोग अगर ये सहमत है कि आम आदमी पार्टी के आने से स्कूल अस्पताल अच्छा हो सकता है, तो 9 महीने चुपचाप मत बैठो, एक एक घर जाकर लोगों को समझाओ कि आप किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई को लड़ना। सहमत है आप लोग? सहमत है? अब उम्मीदें आपसे कही जाता है, आप मातृशक्ति बैठी हुई है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि मातृशक्ति महिलाएं आम आदमी पार्टी से मजबूती से खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि घर आप चलाती हैं। आम आदमी पार्टी जो फायदे दे रही है वो सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि आपका घर ठीक से चल पाए। तो आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई को लोग अपनी लड़ाई मानते हैं, और हमारा चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है, और झाड़ू से आप घर की सफाई करते हैं ना? कब करते? जब घर में गंदगी हो जाए। तो आप घर की गंदगी को झाड़ू से सफाई करना जानते हैं, तो अगर आपने झाड़ू लेकर बाहर निकल गए तो
राजनीति की भी गंदगी को आप साफ कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसलिए मैं आज आपको कहने आया हूं कि इस झाड़ू से केवल आप घर की गंदगी नहीं, इस झाड़ू लेके निकलो और इस राजनीति व्यवस्था की गंदगी की भी सफाई की जिम्मेदारी आप लो, क्योंकि आपसे ज्यादा झाड़ू की कीमत कोई दूसरा नहीं जान सकता। वैसे झाड़ू के कई काम हैं, एक काम तो सफाई करने का है ही, एक और काम झाड़ू का है, झाड़ू धूप उतारने का भी काम आता है ना, भूत भी उतारते हैं झाड़ू से। तो ये झाड़ू नेताओं को सत्ता का भूत चढ़ गया है। अगर आपने झाड़ू उठा के खाली दिखा दिया, उनके भूत अपने आप गायब हो जाएंगे, क्योंकि नेताओं को बड़ा डरपोक भूत है। उनको झाड़ू मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने ये झाड़ू खाली निकल के दिखा दिया, तो ये सत्ता का भूत अपने आप उसके सर से उतर जाएगा। तो निवेदन भी करने आया हूं इसलिए आप सबसे कि अब इस झाड़ू से घर की गंदगी के साथ साथ व्यवस्था की गंदगी की सफाई करने के लिए आपको घर से बाहर अब सड़कों पर निकलना है। निकलेंगे आप लोग? सहमत हैं आप लोग? तो बस ज्यादा न कहते हुए यही निवेदन कि झाड़ू की एक तिल्ली से गंदगी की सफाई नहीं होती। जो बहुत सारे तिल्ली मिल जाता है, ये मिट्टी बन जाता है, तो कैसी भी गंदगी क्यों ना हो, उसकी सफाई अपने आप हो जाता है। इसी तरह से चंद लोगों से लड़ाई नहीं जीती जाएगी। जब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता एक एक परिवार इकट्ठा हो जाएगा, तो राजनीति और व्यवस्था की गंदगी की सफाई अपने आप हो जाएगी। तो आप सब लोगों को यह क्या मैं मान के चलूं कि आज जब मैं अकलतारा में हूं, तो अकलतारा की मातृशक्ति हमारे सभी साथी इस बात की जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं कि इस बार जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, समुदाय के नाम पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट करना है, जाके समझाना है लोगों को। मान के चलूं मैं कि आप सब लोग अब एक एक परिवार को जाकर ये कहेंगे कि ये लड़ाई क्यों जरूरी है, ये लड़ना क्यों है, और नवंबर में बदलना क्यों है। समझाएंगे जाकर आप सब लोग, कहेंगे लोगों को कि अब अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए वोट करो। सहमत हैं? सहमत हैं? तो ज्यादा न कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये भीड़, आज की आपकी ये संख्या अकलतारा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में नया बदलाव आया है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आज इस हॉल में बैठ के बातें कर रहा हूं, उसको इतिहास कैसे याद रखेगा, लेकिन मैं एक बात दावे से कह के जा रहा हूं कि अगर आज की मीटिंग के बाद एक नए बदलाव की बयार बही, नवंबर में चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो हो सकता है कि आज की इस मीटिंग को इतिहास में कई सदी तक याद रखा जाए। तो आप सब लोग इतिहास बनाएं, ये मैं अपील करने आया हूं। तो ज्यादा न कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, जय 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 भी। बहुत बहुत धन्यवाद।